बादल एफएम पर आप सुन रहे हैं आज की कहानी आज़ाद। इसे लिखा है अमित रॉय और इलीशा जैन ने। मैं हूँ वृंदा वैद। चलिए सुनते हैं। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। भिखारी के इस गाने के बीच ये दृश्य है एक लोकल ट्रेन का, जहां सभी लोग अपनी भागती दौड़ती जिंदगी से रेस लगाते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान को जा रहे हैं। इन्हीं लोगों के बीच इस ट्रेन में सवार एक शख्स ऐसा भी था जो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बल्कि 18 साल पीछे बिताए हुए पलों को वापस जी रहा है। ये शख्स है राजीव, जो आज से लगभग 18 साल पहले जब अपनी गर्भवती बहन से मिलने उसके गांव गया था। ये बात कुछ 18 साल पहले की है, पर राजीव को आज भी एक एक बात याद है। जब वो अपनी बहन सुलक्षणा की तबीयत पूछने उसके पास गांव गया है। सुलक्षणा का प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है और ये उसकी 5वीं प्रेगनेंसी है। मेडिकल ग्राउंड पे सुलक्षणा शारीरिक रूप से काफी कमजोर भी हो चुकी है। सुलक्षणा राजीव को अपनी बिगड़ती तबीयत के बारे में बता रही है। राजीव, जिस तरह से मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे डर है कि शायद मैं इस बार बच ना पाऊं। राजीव अपनी बहन सुलक्षणा के सिरहाने बैठा उसके हाथों को पकड़कर कह रहा है, दीदी तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुलक्षणा की ये 5वीं प्रेगनेंसी उसकी बिगड़ती तबीयत के चलते काफ़ी कष्टदायक है। इसलिए सुलक्षणा आज राजीव से कुछ शेयर करना चाह रही है। वो कहती है, राजीव, अगर मैं इस प्रेगनेंसी के बाद बच ना पाऊँ और अगर मुझसे एक बेटी जन्म ले तो तुम्हें मेरे 2 काम करने होंगे। पहला, उसका नाम आज़ाद रखा जाएगा और दूसरा, एक किताब अपने पास से निकालकर राजीव को देते हुए कहती है, तुम आज़ाद को उसके 18वें साल में किताब मेरी तरफ से पढ़ने के लिए दोगे ना? इसमें मैंने अपनी बेटी आज़ाद से बहुत सी बातें की हैं। वादा दो मुझे कि ये दोनों काम तुम करोगे राजीव। राजीव फिर से कहता है, पर दीदी तुम्हें जब कुछ होगा ही नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ठीक ठाक वापस आओगी, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? सुलक्षणा कहती है, राजीव, एक तुम ही हो जिससे मैं ये वादा ले सकती हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे आज ये 2 वादे दे दो ना। राजीव दीदी का मन रखने के लिए अनमने तरीके से हामी भरते हुए पूछता है, और अगर बेटी हुई तो उसका नाम आज़ाद ही रखने की कोई विशेष वजह? तब सुलक्षणा आत्मविश्वास से कहती है कि इस बात का जवाब आने वाला समय ही बताएगा। राजीव अपनी बीमार बहन से और सवाल जवाब नहीं करता, पर वो इस बात को बिल्कुल भी स्वीकारना नहीं चाहता था कि उसकी बहन का जीवन खतरे में है, और अपनी दीदी को लगातार एक ही बात बोल रहा है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। पर सुलक्षणा राजीव से वादा लेती है कि वो आज़ाद के 18वें साल के जन्मदिन पर उसे वो किताब देगा जो उसकी माँ सुलक्षणा ने उसे कोख में लाने के साथ लिखनी शुरू की थी। और अपनी दीदी को वचन देने के बाद और उनकी लिखी किताब लेने के बाद राजीव वापस अपने घर चला आता है। उसे क्या पता है कि ये उसकी दीदी से आखिरी मुलाकात है। उस दिन से 4 दिन बाद उसे ये खबर मिलती है कि आज़ाद को जन्म देने के बाद उसकी बहन चल बसी है, और अपने जीजाजी की फ़ोन पर वो लड़खड़ाती आवाज़ आज भी राजीव के कानों में गूंज रही है। राजीव की ट्रेन माटुंगा स्टेशन आकर रुकती है। माटुंगा से ऑटो लेकर राजीव अब राय सिन्हा गर्ल्स हॉस्टल जा रहा है, जहां पिछले 2 सालों से आज़ाद रह रही है और अपनी जूनियर कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही है। आज आज़ाद का 18वां जन्मदिन है और अब
ऑटो में भी राजीव यही सोच रहा है कि कैसे वक्त देखते देखते गुजर गया। उसे याद आ रहा है वो समय जब आज़ाद ने 10वीं में 99% मार्क्स हासिल किए थे और राजीव आज़ाद के पिता और उसके जीजाजी राम सिंह के साथ बैठा है। आज़ाद को भी राजीव ने सामने बिठाया हुआ है और वो जीजाजी राम सिंह से कह रहा है कि वो आज़ाद को पढ़ने के लिए एक अच्छा मौका दें, क्योंकि आज़ाद पढ़ने में अच्छी है और उसमें बहुत आगे तक निकल जाने की प्रतिभा है। बाहर की दुनिया देखेगी तो जिंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। यहाँ गांव में रहेगी तो जिंदगी भर ऐसे ही एक बोंदू लड़की बनी रहेगी, जिससे बैठने को बोला जाए तो वो बैठ जाएगी, खड़े रहने को बोला जाए तो खड़ी रहेगी। ऐसे ही अगर रह गई जीवन में यहाँ रहकर तो इसकी पढ़ाई करने की प्रतिभा के साथ अन्याय होगा। इस पर राम सिंह कहते हैं कि क्या करेगी पढ़ के, करनी तो इसने अपनी 4 बहनों की तरह शादी ही है। लेकिन राजीव अपनी बात पे अड़े हुए है। वो अपने जीजाजी से कहता है कि आज़ाद की बाकी बहनों में से किसी भी बहन को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी जीजाजी, इसलिए उनकी शादी करने के अलावा और कोई विकल्प उनके पास नहीं था। पर आज़ाद ने अपने गांव के स्कूल में टॉप किया है, उसे मौका दीजिए, क्या पता वो आपका नाम रोशन कर दे। राम सिंह नाम रोशन करने के नाम पर थोड़ा हंस देता है और कहता है कि नाम तो खैर क्या ही रोशन करेगी, क्योंकि आखिर में चूल्हा चौका ही संभालना है इसे। पर फिर भी आपको लगता है राजीव जी कि आज़ाद को आगे अच्छा पढ़ाना चाहिए तो वो भी करके देख लेते हैं। राजीव पास ही चुपचाप सी गुमसुम बैठी आज़ाद से पूछते हैं कि क्या वो मुंबई जाएगी आगे अच्छे से पढ़ने के लिए, या यही गांव में रहेगी और अपनी बहनों की तरह वो भी कुछ समय बाद शादी करेगी। आज़ाद अपनी माँ को कभी देख नहीं पाई, पर गांव के लोगों का कहना है कि आज़ाद ही खा गई अपनी माँ को। आज़ाद को जन्म देते देते ही चल बसी उसकी माँ। आज़ाद बचपन से ये सब ताने सुनते सुनते बड़ी हुई है। इतनी सीधी है आज़ाद कि उसने आज तक कभी किसी को पलटकर कुछ नहीं कहा, बल्कि वो लोगों की बातें सुन सुनकर ये समझने लगी है कि वो मनहूस है। और वो भोली भाली लड़की ये सोचने लगी है कि शायद वाकई में वो अपनी माँ को खा गई है। हर दिन ये सोचने के अलावा वो कर भी क्या सकती है, बजाय उस दिन के जब राजीव मामा ने पूछा कि यहाँ रहोगी और शादी करोगी बाकी बहनों की तरह, या मुंबई मामा के साथ जाकर आगे की पढ़ाई करोगी। तब आज़ाद ने गांव में ना रहने के लिए तभी आवाज़ में डरते डरते हाँ कर दी। बस उस दिन राजीव मामा आज़ाद की जिम्मेदारी उठाते हुए उसे अपने साथ मुंबई आगे पढ़ने के लिए ले आए। वो दिन था और आज का दिन है जब राजीव मामा ने आज़ाद को मुंबई में एक अच्छे जूनियर कॉलेज में दाखिला दिला दिया है। ये वो कॉलेज था जहाँ अच्छों को एडमिशन नहीं मिलता था, जहाँ बड़े बड़े घरों के बड़ी बड़ी सोसाइटी के बच्चे पढ़ने आते हैं। पर आज़ाद के 99% मार्क्स की वजह से उसका यहाँ दाखिला देखते ही देखते बहुत आसानी से हो गया। मामा ने उसका रहने खाने का प्रबंध राय सिन्हा गर्ल्स हॉस्टल में कर दिया था, ताकि उसे अपने कॉलेज के लिए लोकल ट्रेन्स के धक्के ना खाने पड़े। राजीव का ऑटो अब राय सिन्हा गर्ल्स हॉस्टल के सामने आकर रुकता है। राजीव अब हॉस्टल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और हाथ में आज़ाद की माँ की दी हुई किताब को देख रहे हैं और बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं कि आज वो अपनी दीदी को दिया हुआ वचन पूरा करने जा रहे हैं। एक जिम्मेदारी थी जो आज पूरी होने जा रही है। रिसेप्शन पर पहुंचकर राजीव आज़ाद से मिलने के लिए पूछते हैं। जब तक आज़ाद आती है तब तक राजीव को इंतज़ार करने को कहा जाता है। इंतज़ार करते हुए राजीव सोच रहा है कि आज़ाद इतनी सुबह सुबह उसे देखकर सरप्राइज हो जाएगी। हो सकता है अभी सोकर उठी हो, या फिर शायद अभी बस मंजनी कर रही हो। ऐसे में मामा को सामने देखकर खुशी से पागल हो जाएगी कि मामा इतनी सुबह सुबह बिना बताए आए और उसे सरप्राइज बर्थडे विश कर दिया। अनजाने शहर में एक मामा के अलावा है ही कौन आज़ाद का।
तभी आज़ाद के रूम से लौटे ऑफिशियल राजीव को बताते हैं कि आज़ाद तो अभी रूम में ही नहीं है। राजीव को लग रहा है कि हो सकता है वो मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करने बाहर चली गई हो और आती ही होगी। पर ऑफिशियल आगे बताते हैं कि उसकी रूममेट्स ने कहा है कि आज़ाद कल रात का बोल कर गई है कि वो सुबह हॉस्टल आएगी। उसकी रूममेट्स को सिर्फ इतना ही पता है। अब राजीव हैरान है कि ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि उसे रात को जाना पड़ा। हो सकता है कि वो किसी की मदद करने चली गई हो रात को। पर अगर ऐसा भी था तो वो राजीव को एक बार कॉल कर बता देती कि इस तरह किसी भी अर्जेंसी के लिए उसे जाना पड़ सकता है। रात को यूं बाहर रहना ठीक थोड़ी है। अभी राजीव ये सब सोच ही रहा है कि सामने से हॉस्टल वापस लौटती आज़ाद दिखाई देती है। आंखों में मोटा सा काजल और लाइनर लगाकर, लाल लिपस्टिक से अपने होठों को सजाकर, बैकलेस टॉप के साथ माइक्रो मिनी स्कर्ट जैसे आधे अधूरे कपड़े जिसमें उसका शरीर और फिगर हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। आज़ाद अपनी इमेज से बिल्कुल विपरीत दिख रही है। कपड़े तो इतने महंगे दिख रहे हैं जितना आज़ाद का महीने का खर्च भी नहीं होता होगा। आज़ाद आज बिल्कुल मुंबई की आबो हवा में कुछ ज़रूरत से ही ज़्यादा उड़ान लगाती सी दिख रही है। उसे देखकर राजीव मामा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें आज़ाद का ये अवतार पहली बार देखने को मिला है। आज़ाद बहुत ही छोटे कपड़ों में हॉस्टल लौट रही है, जो तन को ढकने के लिए भी काफ़ी नहीं है। उसके चेहरे पर थोपा हुआ मेकअप, रात भर नींद न लेने की वजह से बदली हुई चाल, हाथ में महंगा पर्स, कलाई में इम्पोर्टेड घड़ी, ये सब देखकर मामा का दिल धड़क जाता है। आखिर आज़ाद कहीं गलत रास्तों पर तो नहीं चल पड़ी है। जैसे जैसे आज़ाद मामा के पास आ रही है, उसके कपड़ों से झांकता उसका शरीर मामा का सर शर्म से झुका रहा है। मामा के लिए आज़ाद का ये हुलिया समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। राजीव आज़ाद को यूं इस अजीबोगरीब अवस्था में एक एक कदम बढ़ाकर उनकी तरफ आते हुए देखकर निशब्द है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ये वही आज़ाद है जिसे वो गांव से मुंबई लेकर आए थे। ये तो उनकी आज़ाद नहीं है। उस पल के लिए तो राजीव को भी लगा कि ये कोई और ही लड़की है, उनकी आज़ाद नहीं। अब आज़ाद आकर मामा के सामने खड़ी हो चुकी है। राजीव और आज़ाद एक दूसरे को देख रहे हैं, पर बात कोई भी शुरू नहीं कर पा रहा, क्योंकि बात ना शुरू कर पाने के दोनों के ही अपने अपने कारण हैं। दोनों के बीच की ये खामोशी कितने ही सारे दूसरे सवाल भी कर रही है और एक दूसरे के सवालों का जवाब भी दे रही है। क्या वाकई आज़ाद ने राजीव मामा के विश्वास को तोड़ा है? क्या आज़ाद के पास उसके मामा के मन में उठ रहे सवालों का जवाब है?